ये पत्र मुझे 2 दिन पहले मिला था मैसेंजर पर और मुझे लगा था कि इस पर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। एग्ज़ैक्टली जब मैं वार्ता शुरू करता हूँ तो थोड़ा-सा डीप में चला जाता हूँ तो वार्ता थोड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी पूरी बात कहने के लिए मेरे पास यही एकमात्र रास्ता होता है कि पूरी गहराई से मैं अपनी बात को रखूँ। फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो पत्र है ये एक एस्पिरेंट का है। उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने बीएड किया हुआ है, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। कई परीक्षाएं शिक्षक भर्ती से संबंधित उन्होंने दी हैं, सफलता नहीं मिली है। हाल ही में बीपीएससी का भी रिजल्ट आया है, उसमें भी इनका चयन नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में मन का निराश होना बहुत ही स्वाभाविक है। इन्होंने लिखा हुआ है कि 2 महीने से मन बहुत निराश है। देखो, असफलता के बाद नैराश्य ये मानवीय त्रुटि कह लीजिए या गुण कह लीजिए, कोई भी इंसान होगा, असफल होगा तो निराश होगा। लेकिन निराशा का एक भाव भी होता है, समझिए आप। अगर आप निराश हैं इसका मतलब कि आप जीतना चाहते हैं, और अगर आप जीतना चाहते हैं तो आगे आपकी उम्मीद खड़ी है, आशा खड़ी है। और निराश अगर आप हैं तो आप वो भी करना चाहते हैं जो आज तक आपने नहीं किया है। और जीतने के लिए यही तो करना पड़ता है कि अभी तक जिस रास्ते पर आप नहीं चले हैं उस रास्ते पर चलने के लिए जब आप तैयार हो जाएं तो फिर रास्ते अपने आप आपके लिए सुगम हो जाते हैं। तो देखो, इनकी जो समस्या है ना वो ये है कि सर मैं अपने घर पर अकेला हूँ, इसलिए घर छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा पाता हूँ। देखो, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ जो लोग अपने घर परिवार का ख्याल रखते हुए अपने करियर के प्रति चिंतित रहते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप सफल हो भी गए लेकिन परिवार ही नहीं है तो फिर आप सफलता का जश्न किसके साथ मनाओगे? और फिर ये गम कि मेरा परिवार बहुत ही बुरी स्थिति में था या है, तो फिर आनंद नहीं आएगा ना। तो परिवार को तो लेके चलना है ना, क्योंकि सफलता के लिए तो परिवार ज़रूरी है। और सफलता का जश्न मनाने के लिए परिवार सबसे ज़रूरी है। परिवार हो, दोस्त हो, कुछ आत्मीयजन हो, सफलता का मज़ा तो ही तो आता है। देखो, उन्होंने लिखा है कि सर कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि क्या मुझे घर छोड़कर बाहर निकलकर प्रयागराज में तैयारी करनी चाहिए या घर से ही तैयारी हो सकती है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि घर पर रहकर कुछ नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, सेल्फ स्टडी करके बाहर रूम ले लो या कोई लाइब्रेरी पकड़ लो। तो यहाँ पर हमारे ये मित्रवर सलाह चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक कहावत मुझे याद आ रही है कि काबुल में भी गधे होते हैं। अगर हम बात करें तो प्रयागराज में किसी भी लॉज में आप चले जाइएगा, वहाँ पर जाने के बाद आप एक सर्वे कर लीजिएगा कि उस लॉज में एक पार्टिकुलर टाइम में कितने लोग आए और कितने लोग गए, और उनमें से कितने लोग जो करने आए थे वही करके गए। आप देखेंगे कि मात्र 10 से 15% लोग ही मनवांछित फल प्राप्त कर पाए। बाकी लोग तो आए, तैयारी किए। बहुत सारे लोग तो 40-45 की उम्र तक हॉस्टल में रहे, लॉज में रहे, और अंततः बहुत सारी चीज़ें गंवा कर अपनी ज़िंदगी में वो वहाँ से गए, और उसके बाद उम्र भी नहीं रही उनकी कि कुछ और वो कर सकें। तो प्रयागराज जाने का मतलब अगर सफलता से आप लगा रहे हैं तो ये मैं नहीं मानता हूँ। प्रयागराज में भी रहकर भी बहुत सारे लोग असफल हुए हैं, और दूर दराज के क्षेत्रों से भी बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। तो लोकेशन मायने नहीं रखती है, संसाधन मायने रखते हैं। आप अगर संसाधन जुटा पा रहे हैं अपने घर में ही, और पर्याप्त अपनी स्टडी का समय आप दे पा रहे हैं, एक गुणवत्तापूर्ण अध्ययन अगर आप कर पा रहे हैं, तो आपको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं तो स्टडी के लिए आपके पास एक शांत कमरा होना बहुत ही ज़रूरी है। एक ऐसा कमरा जिसमें आपकी किताबें हों, आपके पास एक स्टडी टेबल हो, उसमें बार बार आ जाकर कोई आपको डिस्टर्ब ना करें, और जो चीज़ें आप वहाँ पर सजाएं, आप दीवार पर अपने नोट्स लिख कर चिपका सकें, और कुछ फार्मूले आप जहाँ पर रखें आपको वहीं मिलें। आपकी बेड पर जो किताबें पड़ी हुई हों उनको बार बार कोई डिस्टर्ब ना करे। तो अगर इस प्रकार की व्यवस्था आप बना पाओ, कहीं पर भी बना पाओ, अपने घर पर बना पाओ, या फिर नहीं बन पा रहा है तो कोई रूम ले लो, पास में ही कोई रूम ले लो। और अगर रूम नहीं है, किसी मित्र का कोई कमरा खाली है, वहाँ पर भी चले जाओ। एग्जैक्टली मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एक शांत कमरे की आवश्यकता आपको है, जिसमें अब बैठकर आप अध्ययन कर सकें और आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो। मतलब जब आप पढ़ना चाहें, जब आप कमरे के अंदर जाएं, तो उस समय आपको कोई डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो। एक ऐसे कमरे की आपको ज़रूरत है। कमरे के अंदर किताबें किताबें जो होंगी उसके लिए एक टेबल, एक मेज़, बस इतना ही तो चाहिए आपको। इसके बाद बाकी चीज़ें, बाकी संसाधन अपने आप वहाँ पर जुड़ते चले जाएंगे। ये
दौर ऐसा है फ्रेंड्स कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है और ये मोबाइल फ़ोन आपकी हर समस्या का हल है और हर समस्या की जड़ भी है। आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसी पर सारी बातें यहाँ पर निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा यहाँ पर कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जितनी बुद्धिमत्ता से आप करेंगे, सफलता के उतने ही करीब आप पहुँच जाएंगे, और जितनी अधिक बेवकूफ़ी आप करेंगे मोबाइल फ़ोन के साथ, आप मतलब असफल होते चले जाएंगे आप, या यूँ कहिए कि सफलता से दूर होते चले जाएंगे आप। एग्जैक्टली क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन आपके लिए गुरु का भी काम करता है और आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का भी काम करता है। अभी देखो क्या है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप मान लेते हैं कि कोई परीक्षा है, मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करूँगा। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि कोई भी एक परीक्षा है, उसको आपको क्रैक करना है, तो क्रैक करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले समझिए कि अगर आप परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेसिक नीड आपकी क्या होगी? तो ये होगी कि उस परीक्षा के बारे में आप जानें। ठीक है, तो इसके लिए बेहतर क्या होगा? सबसे पहले तो आप उस परीक्षा का सिलेबस आप डाउनलोड कर लें। सिलेबस को 2 बार 3 बार पढ़ लें। अगर आपकी भाषा में नहीं है, सिलेबस अंग्रेजी में है, उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लें। बहुत सारे ट्रांसलेटर आजकल उपलब्ध हैं। दूसरा काम ये करना है कि जो PYQs हैं, ठीक है, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उसको आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर एराइज हो रहे हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। इसके बाद वो टॉपिक आप नोट करते हुए आगे बढ़ें। फिर कौन कौन सी किताबें आपकी हेल्प कर सकती हैं, इसके लिए आप बेहतर होगा कि यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आपको 10-5 वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि कौन सी किताब आपको लेनी है, कौन सी किताब आपको नहीं लेनी है। ठीक है, तीसरी बात होगी कि किताबें। अब किताबों को पढ़ने के लिए एक पर्याप्त रणनीति आपके पास होनी चाहिए। एक शांत माहौल, जब डिस्ट्रैक्शन अपने मिनिमम लेवल पर हो, वही समय आप चुनिए, ताकि आप जब पढ़ें तो अपना पर्याप्त जो है वो अपना ध्यान जो है अपनी स्टडी में लगा सकें। देखो, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा ना, लगातार बैठकर आप 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर आप 3 घंटे पढ़ने के लिए प्लान करते हैं तो आप थोड़ा सा बीच में ब्रेक ज़रूर लें। और जो ब्रेक लेना, उसमें ऐसा नहीं कि उस ब्रेक में आप रील देखें। सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन को मैनेज करना आप सीखिए। जो आपके काम के चैनल हैं बस उसी को आप सब्सक्राइब रखें, जो आपके काम के चैनल नहीं हैं उनको अभी जाके अनसब्सक्राइब कर दें और ऐसे वीडियोस भी देखना बंद कर दें। जब आप देखना बंद कर देंगे तो सजेशंस आने भी बंद हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे फालतू के जो ग्रुप हैं उनको तो आप फिलहाल अनसब्सक्राइब कर दो, उनको लीव कर दो। जो आपकी परीक्षा से संबंधित ग्रुप हैं, केवल उसी ग्रुप में आप रहें तो बेहतर है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और इसके बाद क्या होगा कि जब आप स्टडी करें, अपना नोट्स आप ज़रूर बनाएं। नोट्स का जो वीकली रिवीजन है वो आप ज़रूर करें। ठीक है, देखो सबसे ज़रूरी क्या होता है कि सबसे पहले तो आप अपनी परीक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन पेपर हैं पिछले 5 साल 7 साल के मार्केट से ख़रीद के लाएँ, उसको देख लें। फिर किताबों के बारे में एक सही रणनीति बनाकर एक निश्चित समय में अपनी किताबों को आप पूरा कर लें। उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू करें। मॉक टेस्ट के लिए बेहतर यही होगा कि आप कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। और बहुत सारे सजेशंस गाइडेंस आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, आपको बोरियत बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप चाहें तो आप किताबों के बारे में, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई किताब आप ले आए हैं, उस किताब के बारे में आप नहीं जानते हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें जो टॉपिक आपको दिए गए हैं सारे टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। कुछ दिनों तक जब आप सर्च कर करके पढ़ना शुरू करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैनल है जिस पर आपके लिए सबसे ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध है। और फिर आपको एक ऑटोमेटिकली वर्चुअल गुरु मिल जाएंगे और ये वर्चुअल गुरु आपकी जो है बहुत सारी समस्याओं का हल निकाल देंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से प्राप्त होने लगेंगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है ना कि मतलब रूम लेकर तैयारी करें, प्रयागराज जाएं, मुझे तो लगता है कि बेहतर यही होगा, आप घर पर हों या फिर बाहर हों, आपके मन का माहौल बदलना चाहिए। आप अपनी सफलता के प्रति कितने क्यूरियस हैं, आप अपनी सफलता को लेकर प्रतिदिन कितना प्रयास करते हैं, ये मायने रखता है। आपके लिए कोई परीक्षा कितनी ज़रूरी है, ये मायने रखता है। अगर रात में आपको नींद नहीं आती है और सुबह उठते ही आप ये प्लान करते हैं कि आज मुझे ये किताबें और इनमें से ये चैप्टर और ये टॉपिक आज कंप्लीट करना है,
ये नोट्स मेरा पूरा नहीं है, ये नोट्स मुझे बना लेना है, ये नोट्स समझ में नहीं आ रहा है, इस पर यूट्यूब पर सर्च करके मुझे वीडियोस देख लेने हैं और वीडियोस देखने के बाद फिर पुनः अपनी किताब पर आना है और उससे अपना नोट्स तैयार कर लेना है। मैक्सिमम जो आपकी जो एक्टिविटी हो वो आपकी किताबों और अपने सिलेबस पर होना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो मतलब यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर ऑफलाइन हो। लेकिन याद रखिए कि सप्ताह में एक दिन रिवीजन के लिए आप ज़रूर दें। कम से कम जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको दोहराते रहें, क्योंकि अगर आप दोहराएंगे नहीं तो भूल जाएंगे। कहा जाता है ना कि एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार, 3 बार मैं मानता हूँ 3 से 4 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 बार आपका रिवीजन हो जाता है, सफलता आपके बिल्कुल करीब आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करने की बात है, टाइम को मैनेज करने की बात है, अपने मन को मैनेज करने की बात है। आप कहीं पर भी रहेंगे पढ़ने के लिए तो शांत कमरा ही खोजेंगे। अब वो कमरा लखनऊ में है, दिल्ली में है, प्रयागराज में है या फिर आपके गांव में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रही बात गाइडेंस की, तो गाइडेंस तो आजकल चुटकियों में उपलब्ध है। आप जब चाहें अपने मोबाइल फ़ोन में गाइडेंस आपके लिए उपलब्ध हो जाता है। टेलीग्राम चैनल आपकी बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं। मतलब संचार का जो साधन है उसका एक प्रॉपर उपयोग करके आप जब चाहें और जो चाहें आप सर्च कर सकते हैं, जो चाहें आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें कि सेल्फ स्टडी से मुझे सफल होना है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारे गुरु आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर और अन्य जगहों पर। बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा जो कि गूगल आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या काम आपको करने हैं, बशर्ते ये कि एग्ज़ाम से पहले पहले आपको अपना सिलेबस 3 से 4 बार कंप्लीट करना है। और बहुत सारे मॉडल पेपर, मतलब यहाँ पर ना बेसिकली आपको क्या करना है कि इसके बाद जब आप अपना PYQs लगा लें, किताबें पढ़ लें और साथ ही साथ आपकी परीक्षा से संबंधित जो आसपास की परीक्षाएं हो रही हैं, जैसे कि अगर आप KVS तैयारी कर रहे हैं तो DSSB की भी, BPSC की भी, UPTGT की भी, UKPSC की भी सारी परीक्षाएं जो अभी हाल ही में हुई हैं 24 महीने के अंदर अंदर जो परीक्षाएं हुई हैं, अगर उन परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर आप देख लें और उनमें जो पूछा जा रहा है उसको भी आप पढ़ लें, सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपके बाहर जाने वाली है। और फिर सफलता के लिए इतना प्रयास बहुत है। तो लोकेशंस नहीं, मन की स्थिति को बदलिए, पढ़ने के लिए एक वातावरण बनाइए, मन शांत रखिए, अपने सिलेबस को पूरा करिए और सिर्फ उन्हीं दोस्तों को अपना समय दें जो कि आपकी स्टडी में सहायक हैं। बाकी जो चीज़ें आपका समय ज़ाया करती हैं, कुछ दिनों के लिए उनको टाटा बाय बाय कर दें। मुझे लगता है कि इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा और आप सेल्फ स्टडी से भी बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुतों ने बहुत कुछ किया भी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दुकान पे रहते हुए भी स्टडी करके बहुत कुछ कर गए हैं और UPPSC तक की परीक्षाएं उन्होंने क्रैक की हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों के लिए। सेल्फ स्टडी से बहुत कुछ हो सकता है और आप भी कर सकते हैं। बस अपने मन की स्थिति को बदलिए। थैंक यू।